हम्म सो स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट ऑफ नेम रिएक्शन में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने सीखा कि कोल्स रिएक्शन में CO2 इलेक्ट्रोफाइल है और क्यों हम फिनॉल नहीं लेते, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर एक्टिवेटिंग। फिर हमने रीमर डीमन रिएक्शन में सीखा कि कार्बीन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है और जब सारी एसिड बेस रिएक्शंस हो जाती हैं तब वो अटैक करता है। फिर हमने विलियमसन से सीखा कि क्यों वो हमेशा जो एनायन है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, कभी कभी एज अ बेस एक्ट करता है, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन इज हाईली फेवर्ड। तो नेम रिएक्शन के डिस्कशन में क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट, जनरली हम सोचते हैं एल्डोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हम अपने रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज में कवर कर चुके हैं। ऑर्गेनिक को कवर करने का बेस्ट तरीका होता है कि फंडामेंटल्स को ब्रश अप किया जाए वाया रिएक्शन मैकेनिज्म। देन हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस लाइक क्लेमेंशन एंड वॉल्फ-किश्नर। इसमें हम सीखेंगे कि क्यों ये एसिड या बेस सेंसिटिव है। वुड्स में सीखेंगे क्यों हम अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस से सीखेंगे क्यों इस रिएक्शन में एल्केन, एल्कीन, साइक्लोएल्केन सब बन जाता है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, कोई विजिबल कलर शो नहीं करता, फिर भी इसको एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। किससे शुरू करते हैं? कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से शुरू करते हैं। नाउ राइट, रिएक्शन इज कोल्ब या कोल्बेज, अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है इस रिएक्शन को। राइट, नाउ कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में अगर हम बोलें तो क्या होता है, we take sodium salt of carboxylic acid which is also called as fatty acids. So you can say we take R C double bond O O N A plus water. Then हमने क्या किया इस पे, इलेक्ट्रोलिसिस। राइट, करंट पास किया है रिएक्शन में। जैसे ही करंट पास किया है तो इसके 2 मोल्स क्या बनाते हैं, एल्केन, मींस आर आर प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस रिलीज होती है, रिमूवल ऑफ CO2 है यहां पे, प्लस 2 NaOH प्लस H2O। नाउ लेट्स डिस्कस कि ये सारा कैसे हो रहा है, अंडरस्टैंड करते हैं इसको। तो यहां पे फर्स्ट थिंग, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज एस्टर और फैटी एसिड्स। सोडियम सॉल्ट को हम फैटी एसिड्स भी कह देते हैं अगर लॉन्गर चेन होती है तो। नाउ अगला क्वेश्चन है कि क्या यहां हम सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते थे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वीक एसिड, जिसकी वजह से अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते तो वो पॉसिबल नहीं था, बिकॉज करंट बहुत ही लेस अमाउंट में पास होता। तो जैसे हमें पता है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस भी पॉसिबल नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वी एड सम सॉल्ट सो दैट इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट हो, करंट फास्टली कंडक्ट करे। सेम वे हमें पता है RCONA इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। ठीक है, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट। तो सॉल्ट, अगर वाटर में सॉल्ट ऐड कर देंगे तो करंट फास्टली कैरी होगा। राइट, नाउ अब यहां पे एक और बात समझनी है, RCONA डिसोशिएट होगा एनायन RCO माइनस और कैटायन Na पॉजिटिव में। एक और रूल, ए के पास हमेशा ए जाएगा, मतलब एनायन एनोड पे जाएगा। देखा जाए तो एनायन का नाम इसीलिए एनोड, वो एनायन पड़ा था क्योंकि ये एनोड की तरफ मूव करते थे। आयंस मूविंग टुवर्ड्स एनोड आर कॉल्ड एज एनायंस, आयंस मूविंग टुवर्ड कैथोड आर कॉल्ड एज कैटायंस। तो इसलिए ये नाम पड़ा था। तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो सबसे पहले एनोड ए के पास कौन जाता है, ए के पास ए जाता है, करेक्ट। तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O O माइनस RCO नेगेटिव। नाउ अब क्या होगा सोचिए, एनोड पे क्या होता है, तो लोन वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सीखते ही हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं, एनोड का साइन नेगेटिव होता है। तो ए के पास गया, ऑक्सीडाइज होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इट विल लूज and form RCOO free radical with loss of 1 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद अब देखिए, अगर ये 2 मॉलिक्यूल होंगे
तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। अब क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड टुवर्ड्स हायर रैंडमनेस। कोई भी रिएक्शन किस तरफ जाती है, जहां रैंडमनेस ज्यादा है, या वेयर यू कैन से एंट्रोपी इंक्रीजेस। अगर किसी रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो रिएक्शन की एंट्रोपी हर हाल में इंक्रीज होगी। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, ये रिएक्शन सोचेगी, अगर उसे लग रहा है कि रिएक्शन में किसी भी तरीके से रैंडमनेस बढ़ सकती है, तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा, अगर किसी रिएक्शन में गैस रिलीज हो सकती है तो वो गैस रिलीज होकर रहेगी। नाउ अब वो गैस रिलीज होकर रहेगी तो क्या होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा बॉन्ड बनाने, ये इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। फ्री रेडिकल मींस वन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, तो यहां पर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है। अब ध्यान से सुनना, देखो जरा इस बात को, बॉन्ड जो है ये जब टूटा है तो R के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया है। R के पास एक इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब फ्री रेडिकल, और अगर किसी भी रिएक्शन में गैस रिलीज हो सकती है तो वह रिलीज होके रहेगी, बिकॉज रिएक्शन वांट टू अटेन हायर रैंडमनेस और एंट्रोपी। सेम वे अगर ये 2 मॉलिक्यूल है तो 2R ग्रुप एंड CO2, इसके बाद 2 फ्री रेडिकल तुरंत क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट 0 होती है। तो दीज 2 आर फ्री रेडिकल्स कंबाइन टू फॉर्म एल्केन। क्या बनाते हैं ये, एल्केन। तो एनोड की रिएक्शन से हमें समझ आया कि एल्केन बन रहा है, और रिएक्टेंट के कंपैरिजन में जो कार्बन है वो डबल होके -2 हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ CO2। क्या रीजन है इसका, बिकॉज CO2 रिलीज हो रहा है, 2 मोल्स है तो 2 मोल्स ऑफ CO2 रिलीज हुआ। तो यू कैन से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या रिलेशन है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन्स 2n - 2n, मतलब रिएक्टेंट में जितने कार्बन है उसका डबल -2, करेक्ट। नाउ कैथोड, अब हम किस पे आते हैं, कैथोड पे। इसको बहुत ध्यान से समझना, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी ऐड होगा। नाउ कैथोड, तो कैथोड C किसके पास जाएगा, C के पास, यानी कैथोड के पास कौन आएगा, कैटायन। कैटायन कौन है, Na+। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो वाया प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, कि वाटर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो कैथोड पे वाटर रिलीज होगा। दूसरा हम ऐसे समझ सकते हैं, वाटर एक्सेस में है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट, तो वाटर ही इलेक्ट्रोलाइज होगा, करेक्ट। अब यहां पर आपको क्या सोचना है, वाटर, क्योंकि अब आप ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो तो मैं चाहता हूं इसके थ्रू कहीं ना कहीं थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक का फायदा हो। कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। वाटर, वाटर में हमें पता है कि वाटर के पास H+ है और OH- है। नाउ कैथोड में रिडक्शन होता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचिए, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, इसे इस तरीके से समझ सकते हैं ऑर्गेनिक की तरह, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल N से नेगेटिव, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करने वाला है, जाकर H+ पे। H+ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इट विल फॉर्म हाइड्रोजन एटम। क्या बनाएगा ये, हाइड्रोजन एटम। नाउ OH- वो वैसे का वैसा अलग हो जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन H पे अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे OH पे एंड इट फॉर्म OH-। नाउ अकेला एटॉमिक हाइड्रोजन अनस्टेबल है, इट विल कंबाइन विद अनदर हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। नाउ इट्स अप टू यू कि आप 2 से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन लिखना चाहते हैं या 2 से डिवाइड करके। तो 2H2O इट गिव्स यू H2 + 2OH-। अब ध्यान से देखिए, RR जो यहां बना है ये प्रोडक्ट में है, एनोड पे ही CO2 गैस रिलीज हुई थी वो भी है, यहां OH है और सॉल्यूशन के अंदर Na+ पड़ा हुआ है। तो Na+ और OH- से क्या बना, NaOH। NaOH हम लिख देते हैं बट हमें पता है सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन अलग ही रहते हैं बिकॉज
NaOH इज द स्ट्रॉन्ग बेस। वाटर, वाटर का यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिडक्शन हुआ है और OH, तो मीन्स यहाँ पे वाटर नहीं मिलेगा, तो ये हमने गलत लिख दिया। बात भी सही है, वाटर बनना भी नहीं चाहिए था क्योंकि रिएक्शन में ही वाटर है, तो लिखना भी नहीं चाहिए और वो बनेगा भी नहीं वाटर का रिडक्शन। तो यू कैन से यहाँ पे बस हमें और क्या लिखना चाहिए था, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। तो मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग का कभी कभी ये फायदा भी हो जाता है कि कुछ गलत भी लिखा होता है तो वी कैन रेक्टिफाई इट, हम उसे करेक्ट कर देते हैं। समटाइम्स कैरीड अवे हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो ऐसे छोटे छोटे प्रिंटिंग एरर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, अब इस रिएक्शन को पढ़ने के बाद आपको सम अप करना है और समझना है कि इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फ्री रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में एज एन इंटरमीडिएट क्या हुआ, फ्री रेडिकल। दूसरी बात समझनी है कि कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन भी बनता है, राइट क्या बनता है, एल्केन, एज वेल एज एल्कीन बनता है, एज वेल एज एल्काइन बनता है, ठीक है, एंड एज वेल एज साइक्लो एल्केन बनता है। मीन्स इससे सब कुछ बन जाता है ऑलमोस्ट। एंड इन दिस केस रिमूवल ऑफ CO2 या रिलीज ऑफ CO2 गैस ऑलवेज ऑल्सो रिलीज ऑफ CO2 गैस ऑल्सो टेक्स प्लेस। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस भी रिलीज हो रही है, करेक्ट। नाउ अब व्हाट आई वांट कि आप इसको खुद से लिख के देखिए, ठीक है, राइट। तो सभी बिल्कुल उस तरीके से एकदम रेडी है ना कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर JEE एंड नीट, यू आर किलिंग इट, यू आर अटैकिंग ऑन इट। तो मतलब बिल्कुल जैसे ही आपने पढ़ा तुरंत रोक के स्क्रीन, खुद से मैकेनिज्म 4-5 बार लिख दो और सोचना ही नहीं है उससे पहले। उसे लिखने के बाद अब मैंने लिखा है यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड O Na C डबल बॉन्ड O Na, राइट। तो व्हाट इज दिस, तो यू कैन से ओम्स गैप से 2 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड होता है, 3 कार्बन का मैलोनिक एसिड होता है, 4 का सक्सिनिक, तो दिस इज सोडियम सक्सिनेट। अगेन इस पे हमने क्या किया, वाटर और इलेक्ट्रोलिसिस, करंट पास किया। अब आप क्या करिए, खुद से मैकेनिज्म लिखिए और सोचिए क्या बनेगा। अब आई गेस आप सभी ने बहुत ही इजीली सोच लिया है कि CH2COO माइनस, ए के पास कौन जाता है, ए, राइट, ए के पास कौन जाता है, ए। तो CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ओके, नाउ अब अगर किसी रिएक्शन में गैस रिलीज हो सकती है तो वो रिलीज होकर रहेगी। अगर किसी रिएक्शन में गैस रिलीज हो सकती है तो वो रिलीज होकर रहेगी। अब आप देखें यहां पे क्या होगा, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और एक ये, क्या बना, CO2। ऐसे ही इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन आया शेयरिंग में और इधर से भी एक आया, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो यहां बॉन्ड बन गया। अब एक फ्री रेडिकल यहां क्रिएट हुआ और एक फ्री रेडिकल यहां, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए जरा, अलग कलर से बना देते हैं। ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये उधर चला गया है, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, राइट। तो क्या मिला, यू गेट CH2 फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब ये दोनों फ्री रेडिकल हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए, और क्या बन गया, इथीन। क्या बन गया, इथीन। तो अब ये तो दिख गया, इससे हम एल्कीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्केन लास्ट स्लाइड में प्रिपेयर किया,
इस स्लाइड में क्या प्रिपेयर किया, एल्कीन, करेक्ट। तो व्हाट यू कैन से, इथीन बन गया। दो मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज हुए और कैथोड की रिएक्शन सेम रहने वाली है। कैथोड पे वाटर का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और OH बनेगा, राइट। तो इट मींस अब हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे इतना समझ जाएं, CO2 को हटा के फ्री रेडिकल बनाना है, बस ये आपके माइंड में धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए, या आपका ब्रेन इस बात को परसीव कर ले। तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हम इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बना विद द रिलीज ऑफ 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। अब और OH माइनस वाटर के रिडक्शन से बचा हुआ है, Na सॉल्यूशन में ऑलरेडी है, प्लस हाइड्रोजन गैस। वाटर के रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो यहां पे हमने देखा एल्कीन भी बन गया। नाउ अब व्हाट आई वांट यू टू फोकस, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमेशा कभी भी ब्रेन उधर उधर जाए, फोकस, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस को दूर करना चाह रहे हैं, तभी आप इस लेक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो छोटी मोटी कमियां कैसे दूर होंगी, जब आपका फोकस मेंटेन रहेगा, राइट। अब देखिए इसके बाद हमने एक और कंपाउंड लिया, हमने यूज किया C डबल बॉन्ड C H H, C डबल बॉन्ड O Na, C डबल बॉन्ड O Na, मतलब सिस और लेट से हमने ट्रांस भी लिया है, ठीक है, हमने क्या लिया है, ट्रांस, ओके। तो एक है सिस, एक है ट्रांस। तो सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में अगर हम वाटर ऐड कर दें और करंट पास करें, ठीक है, क्या पास करें, करंट, एंड पासिंग ऑफ करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। जो पासिंग ऑफ करंट है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, राइट। अब क्या होगा यहां पे, तो यहां पे अब क्या होने वाला है, सेम वही, आपको वैसे ही सोचना है, उससे पहले तो नाम सोचना है। एक सिस है और एक ट्रांस है, राइट। जो सिस होगा उसे मैलिक बोलेंगे, मतलब देखो ध्यान रखना, एक होता है मैलोनिक, एक होता है मैलिक। तो दिस इज मैलिक, ये फ्यूमेरिक। तो फ्यूमेरिक एसिड से एस्टर है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फ्यूमरेट। ट्रांस वाले का नाम क्या होगा, सोडियम फ्यूमरेट। सिस वाले का नाम क्या होगा, सोडियम मैलिएट। अब आपको मैकेनिज्म की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आप तुरंत समझ गए हो कि हमें क्या करना है, CO2 को रिलीज करके, CO2 को रिलीज करके फ्री रेडिकल बना देना है, ठीक है, CO2 को रिलीज करके फ्री रेडिकल बना देना, मतलब एवरी टाइम सेम होने वाला है। तो देखिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। किसी भी रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज हो सकती है, तो वो रिलीज होकर रहेगी। जैसे ही CO2 रिलीज होगा फ्री रेडिकल बनेगा। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन इज ऑलवेज फेवर्ड ओवर इंटरमॉलिक्यूलर। तो अपने किसी दूसरे स्पीशीज से जाके कनेक्ट होने की बजाय ये क्या होगा, खुद से जुड़ जाएगा। क्या होगा, ये खुद से जुड़ जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज एसिटाइलिन। क्या बोलेंगे हम इसको, एसिटाइलिन विद, अब आपको पता है कि डेफिनेटली CO2 गैस रिलीज हुई होगी, तो कितने मोल्स रिलीज हुए होंगे, 2 मोल्स ऑफ CO2, प्लस वाटर के रिडक्शन से क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन, प्लस NaOH, ठीक है, प्लस क्या होगा, NaOH। क्या इसमें कोई चेंज आएगा, नो, इसमें भी सेम मिलेगा, राइट। अब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूं आप सोडियम फॉर्मेट HCOONA, इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट गेस करें।
ठीक है, इसका प्रोडक्ट, अब देखिए फंडामेंटल के अकॉर्डिंग चलना है, प्रोडक्ट कितना ही एब्सर्ड लगे, कुछ भी लगे, आप बिल्कुल मैकेनिज्म वाइज चल के प्रोडक्ट लिख दीजिए, बिल्कुल भी होता है कि जब पहली बार कर रहे होते हैं रिएक्शन तो ऐसा लगता है ये बनेगा भी नहीं बनेगा, बट जब जब कुछ पता नहीं है तो एक ही रास्ते पे चला जा सकता है, क्या, कंसेप्ट। ध्यान रखना, अगर आइडिया नहीं है तो ऑलवेज गो वाया कंसेप्चुअल मैकेनिज्म वे, नॉट वाया एक्सेप्शनल मैकेनिज्म वे। हम एग्जाम में ये गलती कर देते हैं कि कंसेप्चुअल की बजाय एक्सेप्शनल वे से सोचने लग जाते हैं कि आज कुछ तूफानी कर देंगे। तो अब ऐसे ही एक और रिएक्शन लिखता हूं एंड लेट्स डिस्कस क्या हम इसको लिख पाएंगे। तो सेम वे ये सोडियम है Na+ और COO माइनस, ठीक है, CO-, CH2 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 1 2 3 4 5 6 7, तो मान लेते हैं हमने 7 कार्बन है, ठीक है। 7 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को पिमेलिक एसिड बोलते हैं, एस्टर है तो पिमेलिएट बोल देंगे इसको, ठीक है। तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा सोडियम पिमेलिएट। अब अगेन क्या करना है, सेम यूज कॉन्सेप्ट्स। अगर इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, अगर क्या हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या होने वाला है। अब धीरे धीरे हमें पता चल गया है, तो अब मैं एनोड कैथोड नहीं लिखूंगा, मैं सीधे ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप सीधे CO2 हटाएंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे, सीधे CO2 हटाएंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे। एंड विच रिएक्शन इज मोर फेवर्ड, मोस्ट फेवर्ड इज एसिड बेस। उसके बाद क्या फेवर्ड होता है, इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर तो होती रहती है। वाई इंट्रामोलिक्यूलर इज फेवर्ड, क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, राइट। तो अब क्या होने वाला है, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन से एक 5 मेंबर्ड रिंग बनने वाली है विच इज साइक्लोपेंटेन। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड साइक्लोएल्केन ऑलमोस्ट चारों चीजें बना लेते हैं, बस बेंजीन नहीं बना पाते, राइट। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस is a very important name reaction having a very interesting reaction of electrolysis of sodium formate। कि सोडियम फॉर्मेट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। आई होप अब तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि सोडियम फॉर्मेट के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनेगा। तो इट गिव्स यू हाइड्रोजन गैस विद रिलीज ऑफ CO2 प्लस NaOH, करेक्ट। तो गो वाया मैकेनिज्म, कंफ्यूज नहीं होना है। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है। ऑलमोस्ट इस रिएक्शन का डिस्कशन मेरे को काफी सही लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शन है जो सबको आती है। मतलब जब हम 11th में आते हैं और जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं, ठीक है, जब भी हम 11th में आएंगे और बोर्ड का एग्जाम देंगे तब तक एक ही नेम रिएक्शन सबसे पहले याद होती है, एंड दैट इज वुड्स, ठीक है। वुड्स रिएक्शन मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि इसके डिस्कस करते 3 या 4 नेम रिएक्शन याद आती है। वुड्स याद हो जाती है, फिटिग याद हो जाती है, वुड्स फिटिग याद हो जाती है, और इसके जैसे ही एक और उल्मन रिएक्शन है या उल्मान है, वो भी याद हो जाती है। तो ये हमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। प्लस इस रिएक्शन को एक और रीजन है याद रखने का, बिकॉज ये रिएक्शन हमें ये बताती है कि यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट, कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। सोचो व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। तो वुड्स रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड, और इसमें हमने ऐड किया है सोडियम, और ऐड किया हमने ड्राई एथर, और इधर कोई कार्बन कम नहीं होता क्योंकि CO2 गैस रिलीज होने के चांसेस नहीं है, तो सीधे वी गेट सिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। सीधे हमें क्या मिलता है, सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है, ठीक है। दिस इज एल्काइल हैलाइड एंड दिस इज सिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। ये क्या है हमारा सिमेट्रिकल एल्केन। लेट्स डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म क्या कहता है,
मैकेनिज्म में अब मैं चाहता हूं, जैसे अगर जो हम मेरा फंडामेंटल है या एक थॉट प्रोसेस है हमारा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पहले मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस किया है, फिर टॉप 10 रिएक्शंस डिस्कस किए हैं, इसके बाद रिडक्शन ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे वाला इसी पार्ट में। तो बिकॉज ये एक आपकी ब्रेन में ना एक मैपिंग क्रिएट करती जा रही है कि जैसे कभी भी मेटल देखो तो समझ जाओ मेटल का मेनली 90% केस में एक ही कारण होगा या रीजन होगा उसे यूज करने का, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन। रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस करना है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हमने सोडियम ऐड किया है। सोडियम इज अ मेटल विच हैज वेरी हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेटल है, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कस करते हैं एल्काइल हैलाइड। देखो जरा ध्यान से, क्या है ये? एल्काइल हैलाइड। हेलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा ये? शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल, और तो दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। एक और बात समझ आती है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई और पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, राइट? इधर हो गया प्लस, इधर क्या हो गया? माइनस। अब बताओ, जैसे मैं हर बार बोलता आ रहा हूं तो यही बात यहां रिपीट करूंगा, कोई भी रिएक्शन क्या होती है? एसिड बेस या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करता है और वाइस वर्सा। तो इधर क्या होने वाला है? स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल? जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है वो कौन? इलेक्ट्रॉन। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल? जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, कौन? प्रोटॉन। अब क्या होने वाला है? ये जाके अटैक करेगा इस आर पे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स लेके चला गया, क्या बना? एक्स माइनस, और आर बना प्लस। प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, क्या बना? आर फ्री रेडिकल। क्या बन गया? आर फ्री रेडिकल, राइट? सेम वे अगर ये दो होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे एंड यू विल गेट टू फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो इट फॉर्म एल्केन। क्या बना लेगा ये? एल्केन। और 2x माइनस रह जाएगा। 2 मोल्स ऑफ x माइनस यहां पे है और 2 मोल्स ऑफ Na प्लस यहां पे है। अब तो हमारे लिए आसान हो गया 2NaX बनाना। तो इसमें डायरेक्टली दो फ्री रेडिकल कंबाइन होते हैं। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल में न्यूक्लियोफाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम टू प्रोवाइड न्यूक्लियोफाइल? What is which type of alkane is prepared in Wood's reaction? Symmetrical alkane is prepared in this Wood's reaction. What is the drawback? Drawback क्या है Wood's reaction का? तो Wood's reaction का drawback क्या है? तो इसके लिए जैसे ये एक रिएक्शन है, मतलब मैकेनिज्म तो ऊपर लिखा है, बट जनरली कई बार हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज यूज टू प्रिडिक्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली। डायरेक्टली हम प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, राइट? तो क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर? तो ये तो हमने सीखा है बचपन में। कई बार कुछ बच्चे इस मेथड का मजाक भी उड़ाते रहे, ये मैकेनिज्म है, ऐसे तो मैं भी पढ़ा दूं, बट सारे तरीके आने चाहिए। मैकेनिज्म भी आना चाहिए, डायरेक्टली प्रोडक्ट की ट्रिक बनाने की ट्रिक भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप डायरेक्टली क्या करने वाले हैं? 2NaCl निकालने वाले हैं और आपको क्या मिलने वाला है? इथेन। ठीक है, यहां क्या मिलेगा? ब्यूटेन। थोड़ा बॉन्ड लाइन नोटेशन बना देते हैं। अगर कोई ब्रांचिंग नहीं होती तो क्या कहा जाता है? एन ब्यूटेन। क्या कहा जाता है? एन ब्यूटेन, राइट? तो ए और बी ये रिएक्शन है। अब तीसरी रिएक्शन भी लिखी जाए। एक लिखते हैं CH3Cl, एक लिखते हैं ClCH2CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
अब बच्चा बोलेगा इस रिएक्शन को देखते ही कि सर आपने बोला अनसिमेट्रिकल नहीं बनता, ये देखो सर बन रहा है, सामने सामने बन रहा है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है बच्चों, बन तो रहा है, बट इसे आप ऐसे समझिए, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव नो आईज, इनकी कोई आंखें नहीं है। तो जब सॉल्यूशन में या बीकर के अंदर एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा CH3 और एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा इथाइल फ्री रेडिकल CH3CH2। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है फ्री रेडिकल के कोलिजन की? ये खुद से टकरा सकता है, ये भी खुद से टकरा सकता है, और ये आपस में टकरा सकते हैं। इट्स लाइक कि एक बीकर के अंदर रेड बॉल्स हैं और व्हाइट बॉल्स हैं, उसे एजिटेट कर दें तो क्या होगा? तो यू कैन से रेड बॉल से कोलाइड कर सकती है, व्हाइट से, या रेड एंड व्हाइट कोलाइड कर सकते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी। सेम वे हेयर। तो आप क्या मन में जो बात चल रही है बिल्कुल सही है कि सर प्रोपेन भी बन सकता है, तो क्या हुआ? अगर स्टिल बन तो रहा है तो अनसिमेट्रिकल तो हम बना सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? तो ये दिमाग में आता है कि प्रॉब्लम है क्या, बन तो गया अनसिमेट्रिक। यहां प्रॉब्लम ये है, ये जो तीनों बने इनको सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉब्लम। प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, दे आर बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी क्लोज। यानी कि जब भी हम अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने जाते हैं तो उसके साथ दो एक्स्ट्रा सिमेट्रिकल, सॉरी ईथर नहीं, एल्केन, जब भी हम अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने जाते हैं तो उसके साथ दो एक्स्ट्रा सिमेट्रिकल एल्केन मिल जाते हैं, एंड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाई? बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी क्लोज। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक। ये ड्रॉबैक है, नहीं तो अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट कर लेते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम बना लेते। तो हम इसे ड्रॉबैक में नहीं लिखते। तो जो पॉइंट आपको समझना है, ठीक है, जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या है? इन ऑर्डर टू प्रिपेयर, जब भी आप चाहते हो कि अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाया जाए, क्या बनाया जाए? अनसिमेट्रिकल मतलब ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। इवन नंबर ऑफ कार्बन को क्या कहा जाए? वाले एल्केन को सिमेट्रिकल एल्केन कहा जाएगा। ऑड नंबर वाले को क्या कहा जाएगा? अनसिमेट्रिकल एल्केन। वी गेट 2 मोर सिमेट्रिकल एल्केन। हमें 2 और सिमेट्रिकल यानी इवन नंबर ऑफ कार्बन्स के एल्केन मिल जाते हैं, एंड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटेड इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ आई वांट यू टू कमेंट करके बताइए कि कौन सी रिएक्शन है जिससे अनसिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। और अगेन, हमें जब भी पढ़ाई करनी है, व्हेन यू आर गोइंग टू किल और अटैक जेई बोर्ड्स और नीट, एनी काइंड ऑफ एग्जाम इन योर लाइफ, तो 2 चीज के फियर से ऊपर उठना है, फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। मैं आपको इसीलिए कमेंट करने के लिए बोलता हूं, सो दैट आपका अंदर से फियर ऑफ जजिंग योरसेल्फ या फियर ऑफ क्रिटिसिज्म का भी इम्पैक्ट दूर हो जाए। क्योंकि मैं अपना ही बता रहा हूं, मैं पहले वीडियो देखता था, लाइक नहीं करता था, कमेंट भी नहीं करता था। फिर आप बोलोगे सर वो तो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप वीडियो बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है। मेरे अंदर ये चेंजेस पहले ही आ गए थे, मुझे समझ आ गया था कि कुछ कुछ चीजों को ओवरकम करना पड़ेगा। तो फिर इससे क्या हुआ, अब आप इस बात को ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं और YouTube पे पब्लिकली अपना टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ऑब्वियसली यहां भी मुझे क्रिटिसिज्म फेस करने को मिल सकता है काफी, जो क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी मैचिंग है। जिससे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाएगी उन्हें लगेगा बहुत बेकार है, कुछ भी समझ नहीं आया, टाइम वेस्ट हो गया। जिनसे मैच हो जाएगी उन्हें यूटिलाइज होगा। बट अल्टीमेटली अगर एक भी बच्चे को समझ आ जाता है तो पर्पज सॉल्व है। सेम वे, तो मैं आपको, पर्पज क्या है? टू ओवरकम ऑल नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस क्या है? कि मुझे कम आता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो कैसे बढ़ता है? कि मुझे लगता है कि मुझे कम आता है
तो मैं 15 बार लिखूंगा, और मुझे लगता है कि मुझे आता है तो मैं 5 बार लिखूंगा। ब्रेन को रीप्रोग्राम कर देना है। तो यहां हमने कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद डिस्कस किया वुड्स रिएक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं अगली रिएक्शन। तो इसको मैं पैरेलली इन दोनों रिएक्शन को डिस्कस करता हूं। एक है क्लीमेंशन रिडक्शन और दूसरी रिएक्शन है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। दोनों रिएक्शन इज रिडक्शन, मतलब दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, बोथ आर रिडक्शन रिएक्शंस एंड बोथ रिएक्शंस कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मतलब अगर ये H है तो एल्डिहाइड, अगर R है तो कीटोन्स। बोथ रिएक्शंस कन्वर्ट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दोनों ही रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स को कन्वर्ट करते हैं किस में, एल्केन में। किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्केन। both convert aldehyde and ketones into alkane. Now what is Wolff-Kishner reduction? Wolff-Kishner reduction में क्या यूज करते हैं, NH2NH2 हाइड्राजीन in presence of base KOH। लेकिन ये जो KOH होता है इसका सॉल्वेंट होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। सॉल्वेंट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड हीटिंग इज ऑल्सो मेंशन्ड। तो ये रिएजेंट है वोल्फ किश्नर का। इसमें क्या ध्यान देना है, बेस यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, बेस। मतलब अगर एल्डिहाइड कीटोन में कोई और ग्रुप प्रेजेंट हुआ जिसमें बेस हुआ या बेस की प्रेजेंस वाली रिएक्शन फेवरेबल हुई तो वो भी साथ में होगी। अब यहां देखते हैं क्लीमेंशन। क्लीमेंशन में हम क्या यूज करेंगे, जिंक मर्करी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl। एलॉय ऑफ मर्करी इज कॉल्ड एज अमलगम। मर्करी के एलॉय को क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। लेट्स राइट अ रिएक्शन ऑल्सो। इस पे बेस्ड एक रिएक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे अगर हमने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, एरो पे यूज किया हमने जिंक अमलगम। और एक बार रिएक्टेंट पूरा ढंग से देख लो, मैंने डबल बॉन्ड भी बनाया है और एल्डिहाइड भी बनाया है। अब अगर इसमें मैंने जिंक अमलगम और कॉन्क HCl ऐड कर दिया, जिंक अमलगम और कॉन्क HCl ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, CH3 पहले तो इधर मार्कोनिकोव्स रूल ऑफ एडिशन हो जाएगा, तो Cl CH2 CH2 और ये एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, CH3, राइट। तो यहां पे देखो HCl अगर किसी ऐसे, अगर कोई ऐसा भी प्रोडक्ट एल्डिहाइड के अलावा कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है जो HCl से रिएक्ट कर सकता है तो वो रिएक्शन भी हो जाएगी। दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। सेम वे यहां पे भी अगर हम डिस्कस करें तो CH3CH Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH, एरो पे यूज करते हैं हाइड्राजीन NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज किया हमने और हीट, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड हीट। अब व्हाट हैपेंड, क्या होगा इसके बाद, तो देखिए ध्यान से समझना, ये अल्कोहल जैसा सॉल्वेंट नहीं है क्या, राइट। तो इसे मैं अल्कोहलिक KOH कह सकता हूं, व्हाई नॉट। जरूरी थोड़ी है कि अल्कोहलिक KOH में KOH का सॉल्वेंट इथेनॉल ही हो, करेक्ट। फिर इसको हीट लिखा है तो क्या एलिमिनेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एक तो ये है, ये वाला पार्ट चेंज हो गया एल्केन में, एट द सेम टाइम दूसरा एलिमिनेशन भी हो गया। तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट ब्यूटूइन। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी रिएक्शन में बेस वाला ग्रुप है, बेस से रिएक्ट करने वाला बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो रिएक्शन उसके साथ भी हो जाएगी। और किसी के अंदर एसिड से रिएक्ट करने वाला एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो क्लीमेंशन में रिएक्शन उसके साथ भी हो जाएगी। मींस अगर मैं चाहता हूं, ये जो डबल बॉन्ड है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं चाहता हूं
इस डबल बॉन्ड का कुछ ना हो, तो मुझे कौन सा मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करना पड़ेगा? वोल्फ-किशनर। कौन सा मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करना पड़ेगा? वोल्फ-किशनर। व्हाई? बिकॉज वोल्फ-किशनर में अल्कोहलिक KOH यूज होता है विच कैन नॉट अटैक ओवर डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं कर सकता। सेम वे मैं चाहता हूं कि ये जो ग्रुप है इसमें सिर्फ एल्डिहाइड ही रिड्यूस हो एल्केन में, Cl यहीं का यहीं रहे, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा? क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या यूज करूंगा? क्लीमेंशन रिडक्शन। व्हाई? क्योंकि HCl विल नॉट रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, क्योंकि HCl अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट नहीं करेगा। मींस यहां से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई। वोल्फ-किशनर रिडक्शन, वोल्फ-किशनर रिडक्शन वहां यूज नहीं कर सकते जिसमें बेस सेंसिटिव ग्रुप है। वोल्फ-किशनर रिडक्शन वहां यूज कर सकते हैं जहां एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इट इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इट इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग एसिड सेंसिटिव ग्रुप। कौन सा ग्रुप होना चाहिए उसमें? एसिड सेंसिटिव ग्रुप। एंड वाइस वर्सा फॉर क्लीमेंशन। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लीमेंशन और वोल्फ-किशनर में। तो ये बात हमें ढंग से समझनी है कि ये हमारा यूज होता है एसिड सेंसिटिव में और ये यूज होता है बेस सेंसिटिव। व्हेन बेस सेंसिटिव ग्रुप इज प्रेजेंट, राइट? तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड, वोल्फ-किशनर और क्लीमेंशन रिडक्शन ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो जनरली एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने काम आती है। तो दिमाग में आता है तो दो रिएक्शन की क्या जरूरत थी, तो यही नीड है यहाँ पर। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है वुड्स रिएक्शन, देन कोल्स, देन क्लीमेंशन, वोल्फ-किशनर एंड क्लीमेंशन। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, यहां पे मैं जब भी ये रिएक्शन क्लास में डिस्कस करता हूं तो हमेशा एक चीज पे बहुत स्ट्रेस देता हूं, ऑलवेज। क्या? कि आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बाइल अमाइन। आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल ग्रुप को हम कार्बाइल अमाइन कहते हैं, ये बात भी याद रखनी है। आइसोनाइट्राइल, व्हाई? इस बात को समझते ही एक चीज तो फिक्स हो जाती है ऑब्जेक्टिव में। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन अगर पूछ लिया तो चारों ऑप्शन में आइसोनाइट्राइल ढूंढना है, ठीक है? आइसोनाइट्राइल को ही क्या बोला जाता है? कार्बाइल अमाइन। अब ये रिएक्शन होती कैसी है? आर, यहां पे हम बात करते हैं NH2, मतलब प्राइमरी अमीन है, और इस पे हमने यूज किया है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। एंड ये हमें देता क्या है? ये हमें देगा ऑब्वियसली कार्बाइल अमाइन प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ठीक है? इस रिएक्शन को बैलेंस्ड याद रखना है। ये बात याद रखो कि हमें इस रिएक्शन को कैसे याद रखना है? बैलेंस्ड। व्हाई बैलेंस रिएक्शन क्यों याद रखनी है? व्हाट इज द पर्पस फॉर दिस? क्योंकि इसमें भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने मोल्स NaOH या KOH के यूज होते हैं। इस बात को बैलेंस रिएक्शन से तो समझा ही जाता है, एट द सेम टाइम इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये जो कार्बाइल अमाइन है, दिस कार्बाइल अमाइन हैज वेरी ऑफेंसिव स्मेल। इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही ऑफेंसिव होती है। इससे भी, इसी से पता चलता है कि ये प्राइमरी अमीन इज प्रेजेंट। क्या पता चलता है? कि प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है। थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं कि दिखाई दे, ठीक है? मैकेनिज्म तो सबसे पहले अब मैं आपसे पूछता हूं और आप आंसर करते जाना कि अगर, मतलब यू आर फ्री टू कमेंट ऑल्सो, कि अगर
कभी भी ऑर्गेनिक में मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन कौन सी होती है? बिल्कुल सही, एसिड बेस। अगर एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है तो सबसे पहले वही रिएक्शन होके रहेगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो वी हैव क्लोरोफॉर्म, हमारे पास क्या है? क्लोरोफॉर्म है और OH माइनस है। क्लोरोफॉर्म हैज एसिडिक हाइड्रोजन बिकॉज 3 माइनस आई इफेक्ट है, तो इट कैन इजीली लूज H+। ऑल्सो जो कार्बन आयन बनेगा वो एक्स्ट्रा स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, तो इसलिए क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और भी एसिडिक हो गया। और आपने बिल्कुल सही जज किया था कि ये रिएक्शन क्या होगी? एसिड बेस। और एट द सेम टाइम क्लोरीन भी यहां से चला जाएगा। तो क्या मिला हमें? वही जो रीमर टीमन में मिलता है, कार्बीन। क्या मिला? कार्बीन। याद आया ऐसा हमने कहा देखा था? यस, रीमर टीमन में। प्लस H2O प्लस Cl माइनस, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन। क्या है ये? डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये जो कार्बीन है, क्या इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इट हैज 2 बॉन्ड पेयर या 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6। बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब प्लस। अब ये मत कहना कि सर इस पे प्लस साइन है, मेरा बस एक समझाने का मतलब है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? 2, या तो कैटायनिक या न्यूट्रल, बट होते बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो मैं उससे रिलेट करवा रहा हूं आपको कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल है, इसको क्या चाहिए? लोन पेयर। और जैसे हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, ऑर्गेनिक में सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अटैक की है। ऑल इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग ओवर न्यूक्लियोफाइल और वाइस वर्सा। तो क्या आपको कहीं न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है? हाँ सर दिख गया हमें, ये दिख गया RnH2, करेक्ट। और इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है? यस, CCl2। हो गई रिएक्शन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए। जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। इधर आ गया N, इधर आ गया H, इधर आ गया H, राइट। और ये कनेक्ट हो गया Cl Cl। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किए, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किए, उस पे आ गया प्लस। कार्बन ने एक्सेप्ट किए, उस पे आ गया माइनस। पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज अनस्टेबल। तो क्या होगा यहां पर? हाइड्रोजन जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ के, क्लोरीन जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, क्या निकल गया? H चला गया, उधर से Cl चला गया, ठीक है। एवरी टाइम H को कौन लेके जा रहा है? बेस, और Cl खुद चला जाएगा। OH का 1 मोल यहां यूज हो गया, OH का 1 मोल इसे ले जाने के लिए यूज होगा। सेम वे, तो यू कैन से OH माइनस क्या करेगा? H को ले जाएगा और उधर से Cl चला जाएगा। व्हाट यू विल गेट, बड़े ध्यान से देखना। पहले तो ये समझ जाना कि इसे बेस लेके जा रहा है। हमें मिला Rn डबल बॉन्ड C, इधर प्लस इधर माइनस, अभी भी H बचा है और Cl बचा है। अब फिर क्या होगा? अगर ऑर्गेनिक में एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है तो वो होकर रहेगी। क्या होगा? वो होकर रहेगी। तो OH माइनस क्या करेगा? H को लेकर जाएगा, और Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इधर से गया प्लस, उधर की बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो यू कैन से एक और बॉन्ड बन गया। बड़े ध्यान से देखना, Rn ट्रिपल बॉन्ड C प्लस माइनस। जब ये प्लस माइनस हटाते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनता है। अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। तो ये इसका मैकेनिज्म है, एंड इट शोज दैट वी आर यूजिंग 3-1। एक OH यहां यूज हुआ, एक यहां हुआ, एक यहां। 3 मोल्स ऑफ बेस इज यूज्ड हियर, करेक्ट। इसमें क्या क्या याद रखना है? कार्बीन जनरेट होता है, 3 मोल्स ऑफ बेस यूज होते हैं, कार्बाइल अमाइन बनता है जिसकी स्मेल बहुत ऑफेंसिव होती है,
और इसी ऑफेंसिव स्मेल की वजह से इट इज यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी टर्शरी से नो रिएक्शन, राइट। तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि अगर इवन ये एनिलीन से भी रिएक्ट कर जाएगा। देखो एक थोड़ा सा मैं एक और आपसे बात बोलूंगा, माना कि एनसीईआरटी ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक है, बट कभी कभी क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर के आंसर्स भी रॉन्ग हो जाती कभी कभी कुछ, और कभी कभी एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ चीजें मिसिंग होती है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मिस हो जाती। तो ऐसा बहुत ज्यादा फंडामेंटल नहीं बनाना है चीजों को कि अरे उसका आंसर एनटीए ने ये दिया था, अपना ब्रेन भी यूज करना है, ठीक है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको सारे कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, तो आप उस पर सोचिए और उस हिसाब से ट्राई करिए कि क्या होगा। जैसे क्या एनिलीन कार्बाइलामाइन रिएक्शन शो करेगा? यस। तो ये क्या बनाएगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड, एंड इट हैज अ ऑफेंसिव स्मेल। इसकी स्मेल क्या है? ऑफेंसिव है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर हमने सेकेंडरी अमीन यूज कर लिया, सेकेंडरी अमीन इज NH, या हमने टर्शरी अमीन यूज कर लिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? नो रिएक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ एनिलीन एंड प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करता है, मतलब एनिलीन ऑल्सो गिव्स कार्बाइलामाइन टेस्ट। तो हम यहां पर सेकेंड पार्ट फिनिश करते हैं नेम रिएक्शन का। ऑलमोस्ट वी कवर्ड ऑल इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस आइसोमेरिज्म। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर। थैंक यू।